बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ये बात तय करेंगे कि हाउ अ बेबी इज़ बॉर्न। तो बेबी की पैदाइश में चूँकि ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होते हैं दैट इज़ टोटली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें दोनों पार्टनर्स इक्वली इन्वॉल्व होते हैं, द मेल एंड फीमेल। तो इसी चैप्टर में हम मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड हम फिर जो बच्चा पैदा होते हैं उसको किस तरह फीड किया जाता है और एक्सेसिव प्रोडक्शन या जो ग्लोबल पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होना है उसको हम किस तरह कंट्रोल करेंगे। तो इसी चैप्टर में हम ये 3-4 टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन क्या है? सो दिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक नया इंडिविजुअल जिसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं वो अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, पेरेंट्स से पैदा होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। ये सेल या ह्यूमन बॉडी की एक बेसिक फिनोमिना है रिप्रोडक्शन कि हर फर्टाइल ह्यूमन में चाहे मेल हो या फीमेल में हो उसमें रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो मौजूद होंगे। रिप्रोडक्शन का मकसद है कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज कि अपनी नस्ल को जो है वो आगे बढ़ा सकें। तो जो प्राइमरीली रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है इन आवर बॉडी दैट इज़ कॉल्ड गूनेड्स, जिसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, मेल गूनेड्स एंड फीमेल गूनेड्स। अब रिप्रोडक्शन में जो गूनेड्स इन्वॉल्व होते हैं, जो प्राइमरीली स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, वो मेल के अंदर है हमारे पास टेस्टिस और फीमेल के अंदर है हमारे पास ओवरीज। बेसिकली जो मेल के टेस्टिस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, वाइल फीमेल द ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओव्यूम। और जब स्पर्म और ओव्यूम दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं तो इससे एक नया स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ह्यूमन के अंदर दो तरह की जेंडर्स होते हैं, एक को हम डेफिनेट मेल और दूसरे को हम डेफिनेट फीमेल कहते हैं। डेफिनेट का मतलब ये होता है कि उसमें जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है वो कम्प्लीटली होंगे। अगर किसी मेल या फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ना हो तो उसको हम मेल और फीमेल तो कह सकते हैं लेकिन डेफिनेट नहीं कह सकते क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन नहीं पॉसिबल। अब इस ग्लोबल में, इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स भी मौजूद होते हैं जिसके अंदर जो मेल और फीमेल की खासियत एक ही ऑर्गेनिज़म के अंदर मौजूद होते हैं। ह्यूमन में तो ये होता है कि मेल जो है वो सेपरेट एंटिटी होती है और फीमेल सेपरेट एंटिटी होती है जो आपस में जो है इंटरकोर्स होकर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जो कि एट सेल्फ मेल का करैक्टर भी शो करते हैं और फीमेल का करैक्टर भी शो करते हैं। लाइक हमारे पास जो स्नेल्स होते हैं उसमें ये एबिलिटी मौजूद होते हैं। सो सच ऑर्गेनिज़म इन विच both the abilities of the male and female are present, they are called hermaphrodites। लेकिन ह्यूमन में मैंने जिस तरह बता दिया कि मेल और फीमेल अलग एंटिटी होती है और वो जब सेक्सुअली एक दूसरे के साथ या मैटिंग करते हैं, सेक्सुअल मैटिंग करते हैं तो उससे रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। अब मेल की तरफ आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ। तो ह्यूमन मेल में हमारे पास दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं।
एक को हम कहते हैं प्राइमरी 6 ऑर्गन्स, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, विच इंक्लूड टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस जिसको हम गूनेट्स कहते हैं, एंड दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, अ मेल गेमीट्स। और दूसरे हमारे पास होते हैं एक्सेसरी 6 ऑर्गन विच हेल्प द प्राइमरी ऑर्गन इन द रिप्रोडक्शंस, लाइक सेमिनल वेसिकल विच प्रोड्यूस सीमेन, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा एंड पेनिस। These structure help in the reproduction, not actively involved but help in the reproduction. अब एक टर्म्स यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं जेनिटेलिया। जेनिटेलिया हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और दूसरे को हम इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन एक हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और एक हमारे बॉडी की बाहर होते हैं। लाइक एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में स्क्रूटम आ जाते हैं, पेनिस एंड यूरेथ्रा, दे लाई एक्सटर्नल टू आवर बॉडी, जबकि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में इंक्लूड है टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो प्राइमरी ऑर्गन में जो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन है दे आर द टेस्टिस। तो टेस्टिस की तरफ आते हैं, दे आर 2 इन नंबर, ठीक है, वाइड और वॉलनट शेप, जिस तरह अखरूट होता है, अखरूट की शक्ल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होते हैं, एंड लोकेटेड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड स्क्रूटम। एक सैक के अंदर ये इनक्लोज होते हैं और उस सैक को हम कहते हैं स्क्रूटम। उसी स्क्रूटम के अंदर जो है पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वेट उसकी है सिंगल टेस्टिस की दैट इज़ 15 to 19 ग्राम, जबकि एरिया उसका होता है 5/3 सेंटीमीटर। अब जो टेस्टिस होते हैं दे आर मेड अप 4 to 600 कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम कहते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की दरमियान में से कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लैडिक, और ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लैडिक जो है हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, एंड दैट बेसिकली लाइंग इन बिटवीन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अलावा इसमें 2 एजिकुलेटरी डक्ट्स होते हैं जो कि सेमिनल सिक्रीशन से स्पर्म को, सेमिनल सिक्रीशन और स्पर्म को रिसीव करते हैं। बेसिकली जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ प्रोड्यूस इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनल वेसिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सीमेन को। तो इन दोनों को रिसीव करते हैं एजिकुलेटरी डक्ट, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एजिकुलेशन वहीं से फिर ये एजेक्ट होते हैं आउटसाइड। अच्छा, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल मौजूद होते हैं और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द लैडिक होते हैं। यहाँ से जो है स्पर्म जाकर वास डिफरेंस में जाते हैं, ठीक है। वास डिफरेंस से हेड ऑफ एपिडाइडिमस, और उससे फिर अगेन जो है वास डिफरेंस में जाते हैं। किस तरह जाएंगे? स्पर्म बेसिकली मैंने बता दिया कि प्रोड्यूस होते हैं एंड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, वहाँ से ये रीड टेस्टिस के ज़रिए जाते हैं इनटू द वास एफरेंस, ये स्ट्रक्चर यहाँ तक वो आ जाते हैं। फिर इससे आगे हेड ऑफ एपिडाइडिमस में जाते हैं, फिर एपिडाइडिमस डक्ट के थ्रू वास डिफरेंस में जाते हैं, और वास डिफरेंस, डिफरेंट वास डिफरेंस जो है वो ओपन होते हैं थ्रू द एम्पुला एंड टू द एजिकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एजिकुलेशन ये फिर यूरेथ्रा और पेनिस में आगे ट्रांसमिट होते हैं, और वहीं से फिर ये एक्सटर्नली जाते हैं। अब टेस्टिस को कवर किया हुआ है 3 लेयर्स ने। जो आउटर जो इनर मोस्ट लेयर है इसमें उसको हम कहते हैं टूनिका वेस्कुलोसा, और ये मेड अप बने हैं कनेक्टिव टिश्यूज से, और यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा है। जो मिडल लेयर है दैट इज़ कॉल्ड टूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि हमारे पास फेब्रस टिश्यू से बना है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ कॉल्ड टूनिका विजिनेलिस, ठीक है, जो कि एटसेल्फ 2 लेयर से बने हैं,
एक को हम विज़रल और पैराइटल लेयर कहते हैं, और ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर जो है मोमेंट करते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं, ताकि जो टेस्टिस है वो फ्रीली मोमेंट कर सके। अगर ये दोनों लेयर्स ना होते, सिंगल लेयर होती, तो वहाँ पर फिर जो फ्री मोमेंट ऑफ द टेस्टिस है वो नहीं हो सकते थे। अब आते हैं टुवर्ड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हमने बात की कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं वो बेसिकली ट्यूब्यूल्स में होते हैं, जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी 3 लेयर से बने हैं। जो आउटर लेयर है दैट इज़ कैप्सुलर लेयर, और उसको हम कहते हैं टूनिका प्रोपोरिया। टूनिका प्रोपोरिया जो है दे आर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। फिर इस लेयर की नीचे जो है एक मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की इन साइड पे हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल का एक लेयर होते हैं, जिसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल और जर्म सेल, और दूसरे को हम कहते हैं सर्टोलाइज सेल्स और सपोर्टिंग सेल। जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन, जबकि सर्टोलाइज सेल जो है उस जर्म सेल या स्पर्मेटोजेनिक सेल को न्यूट्रिशन और सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो स्पर्मेटोजेनिक सेल आर द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, जो इनिशियल स्पर्म जिससे बनते हैं, उसका प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर कहते हैं आबाव अजदाद को। लाइज एंड बिटवीन द सर्टोलाइज सेल। जो सर्टोलाइज सेल्स होते हैं इनके दरमियान ये प्रेजेंट होते हैं एंड अरेंज इन 4 to 6 लेयर्स। अब बच्चों में चूँकि वो एडल्ट नहीं होती प्यूबर्टी से पहले, तो हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनिक सेल होते हैं इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और इसकी सिंगुलर है स्पर्मेटोगोनियम। बच्चों में ये प्रेजेंट होते हैं। फिर प्यूबर्टी की जब आंसेट होते हैं तो ये स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होते हैं इनटू द स्पर्म, क्योंकि प्यूबर्टी से पहले तो स्पर्म नहीं बनती, ये स्पर्मेटोगोनिया के फॉर्म में होते हैं। लेकिन डिफरेंट स्टेजेस से एट द प्यूबर्टी ये पास आउट होके एट द एंड स्पर्म बनते हैं। किस तरह बनते हैं? हमारे पास होते हैं स्पर्मेटोगोनियम इन द चिल्ड्रन, ठीक है। जब जैसे प्यूबर्टी के आंसेट होते हैं सो स्पर्मेटोगोनिया डेवलप या कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, और इससे फाइनली स्पर्मेटाइड या मैच्योर स्पर्म जो है वो बन जाते हैं। अब सर्टोलाइज सेल जो कि आइदर साइड ऑफ द स्पर्मेटोजेनिक सेल होते हैं एंड दैट बेसिकली प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्पर्मेटोजेनिक सेल। सपोर्ट किस तरह प्रोवाइड करेंगे? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसमें जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं उसकी सही तरह से मैच्योरेशन हो जाए। इसके अलावा सर्टोलाइज सेल जो है डिफरेंट केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, जिसमें है एंजाइम एरोमेटेज, ठीक है। एरोमेटेज क्या करते हैं? एंड्रोजिन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। एंड्रोजिन बाइंडिंग प्रोटीन एंड एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एनहेबिन जो कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करते हैं, और एक्टिविन। ये 5 किस्म के केमिकल जो है ये सीक्रेट होते हैं फ्रॉम द सर्टोलाइज सेल विच हेल्प एंड द प्रोटेक्शन, नरिशमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनिक सेल। अब यहाँ पर एक बैरियर होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये बैरियर का फंक्शन क्या है? इट बेसिकली सेपरेट ब्लड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि ब्लड में मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चले गई तो जहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन है वो तो या इंटरप्ट होगी या एबनॉर्मल स्पर्म बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक बैरियर बनाया गया है, एक चेक पोस्ट बनाया गया है बिटवीन द ब्लड जो कि सप्लाई करते हैं इनटू द टेस्टिस या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान, जो कि इन दोनों को एक दूसरे की से सेपरेट जो है वो करेंगे। अब ये जो जंक्शन या बैरियर बनते हैं ये एडजेसेंट सर्टोलाइज सेल्स के दरमियान होते हैं, क्योंकि सर्टोलाइज सेल्स के अंदर ही के दरमियान ही से हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं। तो इसी एडजेसेंट सेल्स के दरमियान ये जंक्शन बनते हैं।
और ये क्या करते हैं, सेमनिफरस ट्यूब्यूल स्पर्मेटोजेनिक सेल को जो ब्लड के अंदर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं या फ्लूइड होते हैं उससे ये बचाते हैं। लेकिन इससे जो है कुछ सब्सटेंसेस पास होकर स्पर्मेटोजेनिक सेल के अंदर जा सकते हैं, पर्टिकुलरली वो सब्सटेंसेस जो कि नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स लाइक न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, हार्मोन एंड वाटर, क्योंकि ये एसेंशियल है फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। अब टेस्टिस की दो तरह की फंक्शन है, एक उसकी है गेमेटोजेनिक फंक्शन यानी प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स करेंगे जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और दूसरे इसकी जो फंक्शन है दैट इज़ एंडोक्राइन फंक्शन विच इज़ द सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन पर्टिकुलरली द टेस्टोस्टेरोन। ये जो फंक्शन है ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब तीसरी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं दैट इज़ द प्रोस्टेट ग्लैंड। Prostate gland is also play important role in the male reproductive system. Prostate gland हमारे पास जो है वो 20 to 30 glands होते हैं जो कि ओपन होते हैं into the urethra, और ये सिक्रीट करते हैं फ्लूइड को जिसको हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं। हमारे पास जो यूरिथ्रा होते हैं उस यूरिथ्रा में प्रोस्टेटिक साइनसेस होते हैं। तो बेसिकली जब ये ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं तो वो इसी प्रोस्टेट साइनसेस के थ्रू यूरिथ्रा में आ जाते हैं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है होते हैं दैट आर थिन, मिल्की एंड अल्कालाइन फ्लूइड। उसका पीएच भी ज़्यादा होते हैं, मिल्क लाइक होते हैं एंड थिन होते हैं। अब जो सीमेन ड्यूरिंग द एजुकुलेशन बाहर की तरफ जाते हैं उसमें 30% हमारे पास प्रोस्टेटिक फ्लूइड होते हैं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है? सो द फर्स्ट फंक्शन इज द मेंटेनेंस ऑफ स्पर्म मोटेलिटी। अब स्पर्म की मोटेलिटी जो है वो तब होगी, मैक्सिमम मोटेलिटी होगी जब उसका पीएच ग्रेटर देन 6 हो। और हमने बात की कि प्रोस्टेट फ्लूइड जो है उसका पीएच अल्कलाइन है, यानी वो पीएच उसका ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा पीएच का प्रोवाइड करना ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड का काम है जिसमें स्पर्म की मोटिलिटी ज़्यादा होगी। अब कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से ये जो स्पर्म है वो नॉन मोटाइल हो जाते हैं। एक उसकी होते हैं इन द वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस में स्पर्म क्यों नॉन मोटाइल होते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट बनते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो प्रोडक्ट बनते हैं दे आर बेसिकली एसिडिक। और हमने बात की कि अगर पीएच 6 से कम हो तो फिर ये नॉन मोटाइल होते हैं, अगर 6 से ज़्यादा है तो ये मोटाइल होते हैं। चूँकि एसिडिक सब्सटेंसेस यहाँ पर बनते हैं सो द स्पर्म बिकम नॉन मोटाइल, क्योंकि उसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत है वो प्रोवाइड नहीं हो सकते। दूसरा होते हैं इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक। जो फीमेल जेनिटल आर्गन होते हैं, सेक्स आर्गन होते हैं, पर्टिकुलरली द वेजाइना। तो वेजाइना डिफरेंट सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। उसका पीएच 3.5 से लेकर 4 तक होते हैं जो कि वेरी लेस है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लो पीएच में स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है। तो ये दो जगह होते हैं जहाँ पर स्पर्म की मोटिलिटी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सीमेन में प्रोस्टेटिक फ्लूइड इंक्लूड किया जाता है ताकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट जो है इन द वास डिफरेंस एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, ठीक है, और स्पर्म जो है वो मोटाइल होकर आगे जाकर ओव्यूम को या ओवा को फर्टिलाइज कर सके। दूसरा जो फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेटिक फ्लूइड है दैट इज़ द क्लॉटिंग ऑफ द सीमेन। हमारे पास प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है उसमें क्लॉटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं विच कन्वर्ट द फिब्रिनोजेन इनटू द कोगुलम। सीमेन के अंदर फिब्रिनोजेन होते हैं, जब उसके ऊपर प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर एंजाइम जो प्रेजेंट है वो ऐड करते हैं तो दैट फिब्रिनोजेन कन्वर्ट इनटू द कोगुलम। और ये जो कोगुलम की फॉर्मेशन है इट इज़ नेसेसरी फॉर होल्डिंग द स्पर्म एंड द यूटेराइन सर्विक्स। अगर स्पर्म जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर पास आउट होते हैं ड्यूरिंग द मैटिंग, ठीक है, तो अगर ये फ्लूइड थिन फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं तो ये वापस भी आ सकते हैं, तो फर्टिलाइजेशन की चांसेस कम होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जो
प्रोस्थेटिक फ्लूइड के अंदर एंजाइम होते हैं दैट कन्वर्ट फिब्रिनोजेन इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक इनटू द कोगुलम, ठीक है। तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, वो क्लॉट हो जाती है इनसाइड द यूटराइन सर्विक्स और वो फिर बाहर की तरफ नहीं आती। एंड द थर्ड फंक्शन इज द लाइसिस ऑफ द कोगुलम। अब लाइसिस क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब जेनिटल ट्रैक के अंदर कोगुलम बनते हैं तो वो फिर नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि वो तो क्लॉट हो जाते हैं, आगे नहीं जा सकते। तो अगेन जब ओवा अब प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास जो प्रोस्थेटिक फ्लूइड है उसके अंदर एक और एंजाइम होते हैं फिब्रिनोलाइसिन, वो उसी फिब्रिनोजेन या कोगुलम को डिज़ॉल्व करते हैं और जो स्पर्म है दे बिकम मोटाइल और वो फिर ओवा की तरफ जाकर उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो हमारे पास जो प्रोस्थेटिक फ्लूइड होते हैं ये एसिडिक एरिया को न्यूट्रलाइज करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन इज़ नेसेसरी फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, ताकि फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर इसकी मोटिलिटी जो है वो पॉसिबल हो सके। अब ये जो फ्लूइड होते हैं ये बाहर की तरफ भी आ सकते हैं अगर ओवा प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो उससे बचने के लिए उसको क्लॉट किया जाता है, कोगुलम बनाते हैं, ठीक है, ताकि ये वापस ना आ जाए। लेकिन अगर आपके साथ ओवा प्रेजेंट है तो अगेन इसकी जो क्लॉटिंग है उसको डिज़ॉल्व किया जाता है और ये ओवा की तरफ फिर मूवमेंट कर सकते हैं। द फोर्थ स्ट्रक्चर इज़ द सेमिनल वेसिकल। ये भी हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं दे आर हॉलो with irregular shape and lined by the mucus, folded mucus membrane। अब जो mucus membrane इसमें मौजूद होते हैं they are made of epithelial cell and these epithelial cells secrete seminal fluid। seminal fluid जो है वो mucus like होते हैं and viscous होते हैं और इसका जो pH है या तो slightly alkaline होते हैं या neutral होते हैं। जो हमारे पास सीमेन का बल्क बन जाते हैं, जो सीमेन एजिकुलेट होते हैं उसमें 60% जो है वो हमारे पास सेमिनल फ्लूइड जो है वो मौजूद होते हैं। 30% हमारे पास उसमें क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक फ्लूइड है, जबकि 60% उसमें सेमिनल फ्लूइड होते हैं। अब सेमिनल फ्लूइड क्या करते हैं? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, पर्टिकुलरली द फ्रक्टोज इस इनसाइड द मेल, तो सर्टुलाइज सेल इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स कर सकते हैं। लेकिन जब ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर पास आउट होते हैं ड्यूरिंग द मैटिंग, तो वहाँ पर फिर उसके लिए न्यूट्रिएंट जो है अवेलेबल नहीं होते। तो इसीलिए सेमिनल फ्लूइड उसमें फ्रक्टोज को ऐड करते हैं ताकि फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर फिर उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा क्लॉटिंग ऑफ द सीमेन इमीडिएटली आफ्टर द एजुकुलेशन उसको क्लॉट करते हैं। एंड द थर्ड फंक्शन, द इम्पोर्टेंट फंक्शन इज़ द फर्टिलाइजेशन। जो सेमिनल फ्लूइड्स होते हैं उसमें हमारे पास एक केमिकल होते हैं जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली क्या करते हैं, जो फीमेल सर्विक्स है उसके रिसेप्टिव कैपेसिटी पर द स्पर्म को इंक्रीज़ करते हैं ताकि वो मैक्सिमम स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म करते हैं इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कॉइटस। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं फर्टिलाइजेशन में सेमिनल फ्लूइड की। एक हमारे पास जो सर्विक्स है उसके रिसेप्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज़ करे ताकि मैक्सिमम स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और फिर उसी स्पर्म को ड्यूरिंग द सेक्सुअल मेटिंग उसको आगे ट्रांसमिट करे इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जो सीमेन होते हैं जिस तरह हमने बता दिया कि इट इज़ अ वाइटिश वाटरी कलर, ठीक है, या कलरलेस हम इसको कह सकते हैं। एंड इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन विद द pH ऑफ 7.5 और इसमें हमारे पास स्पर्म होते हैं। अब सीमेन जो है ये वो फ्लूइड होते हैं जो कि एजिकुलेशन में ट्रांसमिट होते हैं इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कम्बिनेशन होते हैं, लाइक फ्लूइड फ्राम द टेस्टिस होते हैं, सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड होते हैं विच फॉर्म द 60% एंड प्रोस्टेट ग्लैंड जो 30% हिस्सा उसके बनाते हैं।
और ये कब डिस्चार्ज होते हैं? ड्यूरिंग द सेक्सुअल कांटेक्ट विद द अपोजिट सेक्स, ठीक है, जिसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम एजुकुलेशन कहते हैं, और एजुकुलेशन के दौरान ये ट्रांसमिट होते हैं, यानी काइंड ऑफ एक्सक्रीट आउट आप कह सकते हैं फ्रॉम द पेनिस विद द रेट ऑफ 2 to 6 ml पर एजुकुलेशन। अब जो सीमेन होते हैं इसको प्रोस्टेट ग्लैंड भी फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, जो कि मिल्की अपीयरेंस इसको प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म टेस्टिस से आ जाते हैं, और सीमिनल फ्लूइड से म्यूकाइड फ्लूइड आ जाते हैं, जो कि कंबाइनली हमारे पास ये बनाते हैं। ड्यूरिंग द एजुकुलेशन प्रोसेस सीमेन जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, विस्कस लिक्विड फॉर्म में, और जैसे वो एजिक्ट होते हैं तो इट बिकम कोगुलेट, एंड आफ्टर 30 मिनट वो अगेन जो है सेकेंडरी लिक्विफेक्शन के थ्रू लिक्विड बन जाते हैं। जिस तरह हमने बात की कि कोगुलम जो है वो डिज़ोल्व होगा वापस फ्लूइड में, और इस दोबारा जो उसकी लिक्विड बन जाने को हम कहते हैं सेकेंडरी लिक्विफेक्शन। ये सीमेन की हमारे पास क्या है कंपोजिशन है, जिसमें 10% स्पर्म होते हैं और 90% उसमें सीमिनल प्लाज्मा होते हैं, जिसमें 30% हमारे पास प्रोस्टेटिक फ्लूइड से आ जाते हैं, और 60% जो है वो सीमिनल विजिकल से जो फ्लूइड आते हैं। इसकी कम्बिनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। अब स्पर्म क्या चीज़ है? इट इज़ अ मेल गैमीट्स। गैमीट्स कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल को, और हमने बात की कि स्पर्मेटोजेनिक सेल इसको प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द टेस्टिस। मेच्योर्ड स्पर्म जो होते हैं दे आर 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग विद द टोटल काउंट ऑफ 100 to 500 मिलियन पर ml ऑफ द सीमेन। 1 ml सीमेन में जो हमारे पास नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स होते हैं दैट इज़ 100 to 500 मिलियन। अगर हमारे पास स्पर्म का अमाउंट इन द सीमेन जो है वो लेस देन 20 मिलियन हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में स्टेरिलिटी ऑफ द मेल जो है वो काज हो सकती है, और वो फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एजुकुलेशन के बाद जो सर्वाइवल टाइम होते हैं वो 24 to 48 आवर, यानी 1 दिन से 2 दिन के अंदर जो है 2 दिन के दौरान ये इनसाइड द फीमेल ये ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो, जो बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनसाइड द फीमेल जो है वो भी हो, तो ये 1 से 2 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं और उवा का इंतज़ार करते हैं। अगर उवा अवेलेबल है तो उसको फर्टिलाइज़ करते हैं, अगर नहीं है तो फिर ये मर जाते हैं। इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म है दैट इज़ 3 मिलीमीटर पर मिनट, यानी 3 मिलीमीटर डिस्टेंस ये कवर करते हैं विद इन 1 मिनट, और फाइनली ये पहुंच जाते हैं इनटू द पोलिफियन ट्यूब एंड 30 to 60 मिनट आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो पोलिफियन ट्यूब तक ये पहुंचते हैं तो ये 30 to 60 मिनट्स जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो अप टू द पोलिफियन ट्यूब वो कितने हैं। तो अगर 1 मिनट में 3 मिलीमीटर ये क्रॉस करते हैं तो 30 मिनट में ये 90 मिलीमीटर एरिया जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होते हैं टूवर्ड द पोलिफियन ट्यूब दैट इज़ 90 to 180 मिलीमीटर, यानी वो 9 सेंटीमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक होते हैं। अब ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर। जो हमारे एशियन फीमेल है उसके अंदर लेंथ कम है, वो तकरीबन 9 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो यूरोपियन या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट है दैट इज़ लॉन्ग। स्पर्म की स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह है, तो एक उसका हेड होता है, ठीक है, जो कि ओवल शेप होते हैं विद द लेंथ ऑफ 3 to 5 माइक्रोमीटर एंड द वेट ऑफ 3 माइक्रोमीटर। अब जो ये हेड है इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन सेल मेम्ब्रेन। उसका जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो थिन होते हैं, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होंगी दैट विल बी कंडेंस विद अ थिन साइटोप्लाज्म। अब इंटीरियर 2/3 जो है इज़ अ थिक कैप लाइक,
जो स्पर्म का इंटीरियर 2/3 हिस्सा होता है दैट इज़ कैप लाइक, और उसको हम कहते हैं एक्रोसोम या गेलिया कैपाइटस हम उसको कहते हैं। अब इसी एक्रोसोम में हमारे पास दो किस्म की एंजाइम्स होते हैं, एक है हाइलोरोनाइडेज और दूसरा है प्रोटीएज, सॉरी। और ये दोनों एंजाइम जो है दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूम। ये देखिए ये उसका हेड है, ठीक है, और इस हेड जो है उसका 3 सेल मेम्ब्रेन होते हैं, कंडेंस न्यूक्लियस और 3 साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो उसका इंटीरियर 2/3 है एट फॉर्म द क्रोमोसोम, जिसके अंदर वो एंजाइम होंगे। फिर इसके बाद जो हिस्सा होता है इसको हम नेक कहते हैं, और नेक के बाद बॉडी होते हैं जिसमें स्पाइरल और एक्सियल फिलामेंट होंगे, ठीक है, एंड फाइनली उसका जो है वो टेल होते हैं। नेक जो है कनेक्ट करते हैं बॉडी और शॉर्ट नेक को, और बॉडी जो है इट इज़ सिलेंड्रिकल विद अ लेंथ ऑफ 5 to 9 माइक्रोन विद अ थिकनेस ऑफ 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जिस पॉइंट के ऊपर नेक और बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उसको हम मिड पीस कहते हैं। और टेल जो है उसमें 2 सेगमेंट होते हैं, एक उसमें चीप और मेन पीस और दूसरा उसमें टर्मिनल और एंड पीस होते हैं। जिस तरह इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को चीप और टर्मिनल पीस जो है वो नज़र आते होंगे। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसकी फंक्शन और स्ट्रक्चर हम दोनों ने पढ़ी। इसके बाद जो है जो टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।